सत्ता की लगातार ठंडी हवाएं लेने के बाद ममता दी कोलकाता से मुंबई क्या पहुंची, उनके एक बयान ने दिल्ली की सर्द हो चुकी हवाओं में बिल्कुल गर्मी ला दी है। ममता बनर्जी ने कह दिया है, और सब कुछ राजनीति में इनडायरेक्टली कहा जाता है, तो इनडायरेक्टली ही कह दिया है कि राहुल गांधी कांग्रेस नेता क्यों विदेश जाते हैं। और साथ साथ ये भी कह दिया, यानी कि यहां कह दिया उन्होंने कि आप 24x7 यानी कि 24/7 की राजनीति नहीं कर सकते, तो राजनीति नहीं कर सकते हैं आप। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया, और जो बहुत बड़ा बयान है, अब तक के विपक्ष की राजनीति का हाल के वर्षों का बड़ा बयान है, यूपीए फिनिश्ड, यानी कि यूपीए खत्म हो चुका है। और यूपीए खत्म होने का बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीए खत्म होने का, वो यूपीए जो लगभग 2 दशकों तक चलता रहा, उसने कई बार सत्ता का मजा लिया, लोगों ने मजा लिया, ममता बनर्जी ने खुद भी उस सत्ता का सुख चखा, और आज उन्होंने एक घोषणा सी कर दी। सी मैं शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, कहले अब तो जो हालात हैं, जो चीजें हैं, उसमें अब यूपीए कहीं नजर नहीं आता है। यानी कि सीधा सीधा निशाना उन्होंने कांग्रेस पर लगाया कि साहब कांग्रेस यूपीए की भूमिका नहीं निभा रही है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ये निशाना कब लगाया। उन्होंने ये निशाना एनसीपी के बड़े नेता, विपक्ष के बड़े नेता शरद पवार से भेंट के बाद पत्रकारों से बातचीत में लगाया। ये पूरी बातचीत और ये पूरी बयानबाजी ममता की एक अपने आप में कई राजनीतिक अर्थ लिए। क्या ममता सचमुच कांग्रेस से बिल्कुल नाखुश होकर के कांग्रेस से निराश हो गई है बुरी तरीके से, और वो चाहती है कि अब किसी तरीके से सत्ता का या विपक्ष की राजनीति का केंद्र कांग्रेस ना बन करके ममता बनर्जी या और विपक्ष के नेता बने। तो और विपक्ष का नेता कौन हो सकता है? जो विपक्ष के पास बड़े राज्य हैं, उसकी सबसे बड़ी नेता और एकमात्र नेता ममता बनर्जी है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, सबसे बड़ा राज्य है देश का, लेकिन वहां अखिलेश यादव शायद कभी भी इस स्थिति में नहीं पहुंच सकते हैं जहां आज ममता बनर्जी है। इसके अलावा केरल की राजनीति का, वामपंथियों का 36 का आंकड़ा है, वहां ये संभव नहीं ही दिखता है। और कौन है ऐसा आदमी जो ममता बनर्जी की जगह ले सके? तो ये एक ऐसे सवाल है। चाहे आप बात कर लीजिए बिहार की, तो बिहार में भी लालू यादव या आरजेडी कभी भी उस स्थिति में नहीं पहुंच सकती जहां आज ममता बनर्जी है। मैं बहुत जोर से कह रहा हूं कि अखिलेश यादव और लालू यादव कभी भी उस स्थिति में नहीं पहुंचते जहां ममता बनर्जी है। क्यों? क्योंकि वहां के समीकरण ऐसे ही हैं जहां एक तरफा जीत नहीं दिखती। अखिलेश यादव की एक तरफा जीत कभी भी संभव नहीं है, खास तौर से जब बहुजन समाजवादी पार्टी अलग हो, बसपा अपने बड़े और विशाल रूप, बसपा बिल्कुल अलग खड़ी हो, भारतीय जनता पार्टी एक बड़े और विशाल रूप में वहां काम कर रही हो, तो ये संभव नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश में हो ऐसा। इसी तरीके से बिहार में भी है, सत्ता का एक केंद्र लालू यादव है या उनके बेटे तेजस्वी हैं, दूसरा केंद्र नीतीश कुमार है, और तीसरा केंद्र भारतीय जनता पार्टी है। तो ये तीनों केंद्र जब सत्ता से तो उलटफेर हो सकता है इनका, जब कोई पाला बदल हो जाए, लेकिन ये कभी संभव नहीं हो सकता कि एक तरफा एक छत्र बड़े नेता बन जाए। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी एक बड़ी नेता के तौर पर इस समय देश की विपक्ष की राजनीति में है, और उन्होंने लगभग आजकल एक तरीके से मुहिम सी चला रखी है कि कांग्रेस के विरोध में काम करना। आखिर ममता बनर्जी को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो चुन चुन के कांग्रेस के उन बड़े नेताओं को अपने पाले में कर रही हैं जो बाहर कांग्रेस में रहे हैं, चाहे सुष्मिता देव का मामला हो, कीर्ति आजाद का मामला हो, और न जाने अब कितने
पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता उनके पाले में आ चुके हैं। ठीक है कि आज उनकी स्थिति ममता बनर्जी की है कि राज्यसभा की सदस्यता किसी को दे सकती हैं, किसी को विधान परिषद का सदस्य बना सकती हैं, ये सब उनमें उनके पास संसाधन हैं। लेकिन उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस के नेताओं की जो कोचिंग शुरू की है वो विपक्षी एकता के लिए क्या सार्थक मानी जाएगी, ये एक सवाल भी लोग उठा रहे हैं। लेकिन उस सवाल को जब उठाया जाएगा उसके साथ साथ ममता बनर्जी का ये के बयान बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे कि अब यूपीए की राजनीति का केंद्र कांग्रेस नहीं है। बयान इन द सेंस उन्होंने जो कहा है वो शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाए तो उन्होंने कहा है यूपीए इज फिनिश्ड। तो यूपीए का फिनिश्ड का मतलब क्या हुआ? क्या उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी से अब एक होकर के ही किया जा सकता है। और उस उनके संदर्भ जो रहे हों, पिछले 7 सालों का संदर्भ अगर लिया जाए तो क्या विपक्ष विपक्ष की भूमिका को कांग्रेस ने केंद्रित किया है? तो वो उस जवाब जब देती हैं या बताती हैं या जो उनके जो शब्द होते हैं और जो उसके अर्थ निकलते हैं उसमें कांग्रेस के लिए ना की जगह होती है। ममता बनर्जी कांग्रेस से इसलिए भी खफा रही है कि लगातार उनकी स्थिति मजबूत को रखते हुए कांग्रेस ने उन्हें बहुत मान नहीं दिया और उस मान के चलते वो इस बार अब जब राज्य में अपनी जीत उन्होंने बहुत अच्छी जीत के साथ में है, 5 साल के लिए आगे के लिए सुनिश्चित है वो, तो अगले 2.5 साल बाद जब चुनाव होंगे 2024 में तो वो चाहती है एक छत्र नेता के तौर पर बढ़े और इसीलिए उन्होंने त्रिपुरा में, गोवा में और तो और उत्तर प्रदेश में जाने की तैयारी वो करने में लगी हुई है। कई राज्यों में अपना कदम बढ़ा रही हैं और उस कदम बढ़ाने के ही उद्देश्य से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, एक राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पर आगे होने की। और उनको ये साफ लगता है कि केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में जब तक गांधी परिवार है वहां आपसी उनके जो नेता हैं वो अक्सर कहते रहे हैं और अब तो टीवी पर भी ये बात आती रही है कि कांग्रेस का नेतृत्व मतलब पहले तो कांग्रेस गांधी परिवार के ऊपर बात उठती है और फिर राहुल और प्रियंका के नेतृत्व के तरीके को लेकर के भी बात उठाई जाती रही है। तो उनको नुकसान तो बहुत ज्यादा कांग्रेस पश्चिम बंगाल में नहीं कर पाई, लेकिन ममता की रणनीति और काम करने के लगातार काम करने के तरीके, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश की राजनीति में अगर विपक्ष की राजनीति में 24/7 की राजनीति अगर कोई आदमी करता है तो उसमें अखिलेश यादव नहीं आएंगे, उसमें तेजस्वी यादव नहीं आएंगे, उसमें स्टालिन भी नहीं आएंगे, उसमें ममता बनर्जी आएंगी। और ममता बनर्जी ने जिस बड़े स्तर पर उस अभियान को संभाला है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन ममता का ये बयान और अब ये जो बयान दिया है कि यूपीए खत्म हो गया है, देश की अगर राजनीति में अगर करना है तो बाहर से सपाटा के लिए वक्त नहीं होना चाहिए, ये सब बातें करना ममता का एक तरीके से कांग्रेस पर हमला है। और वो लगता है कि अब वो पूरी तरीके से कांग्रेस को पीछे कर देना चाहती है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस पीछे होते होते देश की राजनीति में अब बिल्कुल एक किनारे पर आने की स्थिति में हो गई है, जब वो भी तब जब उसके पास बड़ा वोट बैंक है। अगर आप 19 के भी आंकड़ों को देखना चाहेंगे तो 22 करोड़ अगर मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पास थे, लेकिन 12 करोड़ मतदाता जो हैं वो कांग्रेस के पास है। दूसरी सबसे बड़ी केंद्रीय पार्टी है। और अगर और भी गणित देखेंगे आप तो जो देश के लोकसभा की सीटें हैं उसमें लगभग 200 की ज्यादा सीटों पर कांग्रेस सीधे फाइट करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और बाकी अन्य राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग दल हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो। कहीं पर दो सीधी लड़ाई है, कहीं त्रिकोणीय है, कहीं चतुष्कोणीय है, लेकिन सीधी लड़ाई में 200 सीटों पे लगभग
बीजेपी और कांग्रेस है, और बाकी सीटों पे बीजेपी वर्सेस अन्य विभिन्न राज्यों में चुनाव की स्थिति है। जो हालात इसकी ये स्थिति इसलिए भी पैदा हुई है कि कांग्रेस धीरे धीरे करके बड़े राज्य प्रादेशिक राज्यों को समर्पित करती गई और अपना आधार खोती गई। आज उत्तर प्रदेश में तमाम कोशिशों के बाद भी प्रियंका गांधी कुछ ऐसा चमत्कार करने की स्थिति में नजर नहीं दिख रही हैं कि वो बहुत बड़ा चमत्कार कर सके। उसी तरीके से बिहार है, लेकिन कोशिश भी उन्होंने अब जा करके कोशिश शुरू की है। पिछले उपचुनावों को देखें तो उन्होंने अलग अलग लड़ने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश में भी लड़ने की कोशिश की, बिहार में भी लड़ने की कोशिश की, और ये मंतव्य दिखाया रखा सामने देश के कि वो अपनी खोई हुई जमीन को एक रखना चाहते हैं। तो कहीं ममता को डर तो नहीं है कि पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति हो और राज्यों में भी यही स्थिति हो कि कांग्रेस अपनी मजबूत जमीन को फिर से, जहां जमीन उसकी मजबूत थी वहां अपने आप को आना चाहती है, निश्चित रूप से आना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत लंबी लड़ाई है और ममता बनर्जी के लिए इस समय उनको ये लगने लगा है कि उनके साथ पीछे बहुत कुछ अच्छा नहीं किया, कांग्रेस ने उनको मान नहीं दिया, इसलिए अब वो धीरे धीरे करके कांग्रेस को और कमजोर कर देना चाहती, ताकि 2024 का जब युद्ध हो, महायुद्ध हो, तो वो एक छत्र नेता के तौर पर सामने उभरे और फिर वो विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस विपक्ष के नेता के तौर पर हो। ये भी अब लोग मानने लगे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को शायद अब उतनी मेहनत की जरूरत न पड़े, इसलिए ममता बनर्जी अपेक्षाकृत, क्योंकि हिंदी भी बोल लेती हैं ठीक ठाक तरीके से, अपनी बात कम्युनिकेट भी कर लेती हैं, एग्रेसिव नेता के रूप में छवि है, तो वो आगे भी बढ़ करके प्रचार प्रसार कर सकती हैं। ममता बनर्जी को अपने लिए संभावनाएं दिखती हैं और कांग्रेस की संभावनाओं को कम करने की कोशिश कर रही हैं। होगा क्या ये अभी बहुत साफ नहीं है, लेकिन देश की राजनीति एक बड़े मोड़ से, राजनीति में बड़े मोड़ आने वाले हैं और ये मोड़ अपने आप में बहुत रोमांचकारी होंगे, बहुत देखने वाले होंगे। ये देखना होगा कि कांग्रेस इस ममता की बयानबाजी को किस तरह लेती है। वैसे अभी कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल ने साफ कर दिया है, इस बातों का कोई मतलब नहीं है, बिना कांग्रेस के विपक्ष की लड़ाई कोई नहीं हो सकती है। ये एक ममता पर हमला भी उन्होंने किया है। होगा क्या ये भविष्य बताएगा, लेकिन लगता है कि ममता जो है वो एक तरीके से अब अपनी जगह 2024 तक और पुख्ता करनी चाहती हैं और कांग्रेस को पीछे करनी चाहती हैं, कर देना चाहती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए सवाल बहुत मर मिटने का है कि क्या वो सिमटने की प्रक्रिया में लगातार और सिमटेगी या कुछ अपनी सीटें और पाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये 2-2.5 साल तक एक कश्मकश सत्ता की चलती रहेगी, निश्चित है, इसका कोई अभी हिसाब नहीं होने जा रहा है। और ममता या कांग्रेस की आपसी लड़ाई या जो बयानबाजी है नेताओं की, अब वो आने वाले दिनों में दिखेगी, जरूर बढ़ती हुई नजर आएगी। धन्यवाद।